Assalamu alaikum students, I am your tutor Shamoon Bashir and I will teach you ECAT Mathematics of first year। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 9 के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। हम फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ को डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो इवन फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में से इवन फंक्शंस कौन से हैं और ऑड फंक्शंस कौन से हैं, उन फंक्शंस को हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। एंट्री टेस्ट के हवाले से हम देखेंगे कि इनमें से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फिर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे कि जनरल या जो को टर्मिनल एंगल्स हैं वो क्या होते हैं, एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में किस तरह से होता है, वो कौन सी 3 कंडीशंस हैं जिनको फॉलो अगर कोई एंगल कर रहा होगा तो वो स्टैंडर्ड पोजीशन में होगा। इसके साथ आखिर पर स्टूडेंट्स हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज़ हैं उनकी डिफरेंट एंगल्स पे जो वैल्यूज़ हैं उनके लिए हम शॉर्टकट सीखेंगे कि हम किस तरह से जल्दी से जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के डिफरेंट एंगल्स पे वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 9 के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे एंट्री टेस्ट के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें होंगी। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ क्या हैं और उनको हम किस किस तरह से स्टूडेंट्स यूज़ कर सकते हैं। तो आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ फंडामेंटल identities of trigonometry। तो ये स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि हमारे पास जो फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ है, फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है वो क्या क्या कौन कौन सी है। सबसे पहले नंबर पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो है सबसे इम्पॉर्टेंट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये हमारी फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी है। इसको स्टूडेंट्स हम दो तरह से और भी यूज़ कर सकते हैं, यानी अगर हम स्टूडेंट्स कॉस स्क्वायर को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और स्टूडेंट्स इसी तरह से इसमें अगर हम साइन को शिफ्ट करते हैं दूसरी तरफ तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और इसी तरह से नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम सेकंड आइडेंटिटी की बात करें तो हमारे पास जो सेकंड फंडामेंटल आइडेंटिटी है, सेकंड फंडामेंटल आइडेंटिटी जो है वो हमारे पास है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, कि जो 1 और tan स्क्वायर थीटा का सम है वो सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल है। और इसी तरह से इसको भी स्टूडेंट्स हम दो और तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम टेंजेंट को शिफ्ट करते हैं दूसरी तरफ तो ये हमारे पास बनेगा 1 इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो यानी स्टूडेंट्स अगर हमारे पास किसी जगह पे सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा आता है तो उसकी जगह हम 1 लिख सकते हैं। या स्टूडेंट्स अगर हम सीकेंट स्क्वायर को इस तरफ मूव करते हैं या 1 को हम स्टूडेंट्स दूसरी तरफ मूव करते हैं इस फर्स्ट फार्मूला में तो ये हमारे पास बनेगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हमारे पास ये एक आइडेंटिटी है। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम नंबर 3 पे देखें तो नंबर 3 पे स्टूडेंट्स हमारे पास है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसीकेंट स्क्वायर थीटा। और इसी तरह से स्टूडेंट्स हम इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 इज इक्वल्स टू कोसीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। या स्टूडेंट्स इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये तो थी स्टूडेंट्स हमारे पास जो 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ हैं। उन फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ के बारे में देखा हमने कि हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के इक्वल है। इसी तरह से हमारे पास जो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है ये सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल है। और इसी तरह से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो है वो कोसीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के हम साइंस की बात करेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं स्टूडेंट्स, उनके हम साइंस की बात करेंगे कि हमारे पास किस क्वाड्रेंट में कौन सी रेशियो पॉजिटिव है और कौन सी रेशियोज नेगेटिव होती हैं। तो उसके लिए स्टूडेंट्स अगर हम क्वाड्रेंट्स को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वाड्रेंट्स हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 0 डिग्री है। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास है 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, और इस जगह पे स्टूडेंट्स हमारे पास 360 डिग्री आता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखें, अगर क्वाड्रेंट्स की बात करते हैं तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास है सेकंड, और इसी तरह से स्टूडेंट्स ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो एंगल है, यहाँ का जो एंगल है जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो एंगल्स हैं वो स्टूडेंट्स 0 से बड़े हैं और 90 से छोटे हैं, यानी 0 और 90 के दरमियान यहाँ पे एंगल्स हैं। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि थीटा इज़ ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। और इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम मज़ीद इसकी डेप्थ में जाएं तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें कि जो एंगल 90 डिग्री से स्मॉलर होता है उस एंगल को हम एक्यूट एंगल भी कहते हैं, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के जो एंगल हैं, यानी जो 0 और 90 डिग्री के दरमियान एंगल्स मौजूद हैं, वो एंगल्स एक्यूट एंगल्स भी कहलाते हैं। और इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट पे जाते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम एंगल्स की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे एंगल जो है वो 90 डिग्री से ग्रेटर हैं और 180 डिग्री से लेसर हैं, 180 से, यानी 90 और 180 के दरमियान यहाँ पे एंगल्स मौजूद हैं। और स्टूडेंट्स ऐसे एंगल्स जो 90 डिग्री से ग्रेटर और 180 से स्मॉलर होते हैं, ऐसे एंगल्स को स्टूडेंट्स हम ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। और अब स्टूडेंट्स अगर हम 180 से 360 के दरमियान जो एंगल्स हैं, 180 और 360 डिग्री के दरमियान जो एंगल्स हैं, अगर हम इन एंगल्स की बात करें तो इन एंगल्स को स्टूडेंट्स हम रिफ्लेक्सिव एंगल्स कहते हैं, रिफ्लेक्सिव एंगल्स। तो इन चीज़ों को, इन तीनों चीज़ों को और इन बातों को कि हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल की क्या शेप है, एंगल कहाँ से कहाँ तक होता है सेकंड में, और इसी तरह से स्टूडेंट थर्ड में हमारे पास 180 से 270 के दरमियान एंगल्स है, और इसी तरह से हमारे पास जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें 270 से 360 डिग्री के दरमियान एंगल्स है। अब स्टूडेंट्स अगर हम कोई भी रेशो लेते हैं, हमारे पास जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को हम लेते हैं, और अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में से कोई एंगल पिक करते हैं, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स हम 0 और 90 के दरमियान कोई भी एंगल लेते हैं, अगर फॉर इंस्टेंस हमने लिया 60 डिग्री, थीटा हमने लिया स्टूडेंट्स 60 डिग्री, और 60 डिग्री की अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब 60 डिग्री पे स्टूडेंट्स हम अपनी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, साइन, कॉस, टेंजेंट और 3 जो इनके रेसिप्रोकल्स हैं, उनकी वैल्यूज़ अगर हम इस रेशो पे, इस एंगल पे फाइंड आउट करते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास सारे के सारे जो आंसर्स हैं वो पॉजिटिव होंगे। और फर्स्ट क्वाड्रेंट का स्टूडेंट्स यहाँ 0 से 90 डिग्री के दरमियान का कोई भी एंगल हम ले लेंगे और उस पर हम उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की वैल्यूज़ अगर फाइंड आउट करते हैं तो दोज वैल्यूज़ विल बी पॉजिटिव। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारी जो सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं वो क्या होती हैं, वो पॉजिटिव होती हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स हमारे पास जो साइन रेशो है, साइन जो है वो उसकी वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगी इन दोज एंगल्स, उन एंगल्स पे जो 90 और 180 या जो सेकंड क्वाड्रेंट में मौजूद हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम थर्ड में जाते हैं, इसको हम यहाँ पे एस लिखते हैं, इसको यहाँ पे हम ए ऑल से यहाँ पे ए लिखते हैं। थर्ड में स्टूडेंट्स अगर हम जाते हैं तो हमारे पास जो है वो टेंजेंट, और जब हम स्टूडेंट्स इन रेशियोज़ की बात करेंगे तो हम
उनकी जो स्टूडेंट्स उनके रेसिप्रोकल्स हैं उनका भी बिहेवियर वही होगा उस क्वाड्रेंट में। तो सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स हमारे पास जो टेंजेंट है वो पॉजिटिव है और उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे अगर हम एंगल्स देखें तो 180 से 270 के दरमियान जो एंगल्स हैं उन पे हमारे पास टेंजेंट की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव मिलेगी और बाकी रेशोज़ की वैल्यू जो है वो नेगेटिव मिलेगी। और यहाँ पे स्टूडेंट्स अब अगर हम देखें तो इस जगह पे इस चीज़ को हम टी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं। तो स्टूडेंट्स फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास जो कॉज रेशो है वो पॉजिटिव होगी बाकी, और इसका रेसिप्रोकल जो कि सीकेंट है वो पॉजिटिव होगी, बाकी सारी की सारी रेशो जो है वो नेगेटिव होगी। और इसको स्टूडेंट्स हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्टूडेंट्स इस चीज़ को शॉर्टकट के तौर पर याद रखने के लिए हम इसको कुछ इस तरह से भी याद कर सकते हैं। अगर हम स्टूडेंट्स यूँ चलते हैं, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं ASTC, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो वर्ड है ये इसको हम याद रखने के लिए इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ऐड, तो ए से स्टूडेंट्स हमारा ऐड हो गया, शुगर टू कॉफ़ी। तो स्टूडेंट्स इस तरह से भी हम इसको याद रख सकते हैं कि ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए से मुराद ऑल, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट, और ये एस से स्टार्ट हो रहा है यानी साइन, और साइन की अगर बात होगी तो उसके रेसिप्रोकल की भी बात होगी। तो ये हमारे पास है थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास टी है, और ये हमारे पास फोर्थ है, और ये हमारे पास सी यानी कॉस, और टी का मतलब टेन, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। और अगर स्टूडेंट्स कुछ स्टूडेंट्स इसको स्टूडेंट्स एंटी क्लॉकवाइज भी याद करते हैं, वो उससे क्या वर्ड बनता है, एक्ट्स, ACTS। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको याद रखने का आपके लिए जो भी आसान वर्ड हो उससे आप याद रख सकते हैं, ताकि पेपर में अगर हमें स्टूडेंट्स MCQs में अगर हमें पूछा जाता है, फॉर एग्जांपल इससे रिलेटेड हमारे पास जो MCQ आता है कि स्टूडेंट्स हमें पूछा जा सकता है कि किस क्वाड्रेंट में जो है वो साइन पॉजिटिव और कॉज नेगेटिव है, यानी इनका क्वाड्रेंट बताएं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें, अगर हम इस पूरी फिगर को अगर हम देखें तो इसमें अगर हम साइन देखें तो साइन स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन पॉजिटिव है और सेकंड में कॉज जो है वो नेगेटिव है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास इसका जो आंसर है वो है सेकंड क्वाड्रेंट, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो साइन है वो स्टूडेंट्स पॉजिटिव है और जो कॉज है वो नेगेटिव है। तो इनसे रिलेटेड हमारे पास जो है वो बहुत सारे MCQs पूछे जाते हैं कि हमें बताएं कि कौन सी रेशो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। अब स्टूडेंट्स एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि हमारे पास जो इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन क्या है। यहाँ चूँकि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं उनमें से कौन सी रेशोज़ इवन है और कौन सी रेशोज़ जो हैं वो स्टूडेंट्स ऑड हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स इसका अगर हम जनरल केस देखें कि हमारे पास अगर किसी फंक्शन में हम थीटा को नेगेटिव थीटा से रिप्लेस करते हैं और वापस स्टूडेंट्स अगर हमें एफ ऑफ थीटा मिल जाता है तो वो फंक्शन क्या है, वो फंक्शन इवन फंक्शन कहलाता है। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें, अगर हम साइन की बात करते हैं, साइन माइनस थीटा की बात करते हैं, तो ये हमारे पास माइनस साइन थीटा के इक्वल है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास इवन फंक्शन नहीं है, इसका यहाँ पे हमारे पास माइनस साइन चूँकि हमें नज़र आ रहा है। अगर हम कॉस की बात करते हैं, कॉस माइनस थीटा की, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो कॉस थीटा के इक्वल है। तो ये चीज़ इस पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो एप्लीकेबल है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, वो इवन है। इसी तरह से सीकेंट माइनस थीटा जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास सीकेंट थीटा का इक्वल है। तो इसका मतलब है कि दीज टू आर इवन फंक्शन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आपको कन्फ्यूजन होती है, तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को समझ अगर इससे इस चीज़ की नहीं आती, यानी स्टूडेंट्स फंक्शन अगर इस फॉर्म में है तो फिर तो आप आसानी से बता सकते हैं कि अगर हम माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं इसको तो ये हमारे पास बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर जो कि एक्स स्क्वायर के इक्वल है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ ऑफ एक्स आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब है ये इवन फंक्शन है।
लेकिन कॉस का स्टूडेंट्स जो है वो कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा किस तरह से है, उसके इस चीज़ को स्टूडेंट्स एक्सप्लेन करने के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला लिखें तो ये फार्मूला स्टूडेंट्स हमारे पास है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब स्टूडेंट्स अगर हम अल्फ़ा की जगह ज़ीरो पुट करते हैं, अल्फ़ा को अगर हम ज़ीरो के इक्वल लेते हैं इस फॉर्मूला में अगर हम पुट करते हैं तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा कॉस ज़ीरो माइनस बीटा इक्वल्स टू कॉस ज़ीरो कॉस बीटा प्लस साइन ज़ीरो साइन बीटा, क्योंकि हमने अल्फ़ा की जगह स्टूडेंट ज़ीरो पुट किया। अब अगर हम यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें तो ये हमारे पास ज़ीरो माइनस बीटा हमारे पास माइनस बीटा बनेगा, और यहाँ पे स्टूडेंट्स ये हमारे पास कॉस ज़ीरो जो है वो 1 के इक्वल है, और ये हमारे पास बनेगा 1 इंटू कॉस बीटा। और नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो साइन ज़ीरो है वो 0 के इक्वल है, जिससे ये सारी टर्म जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगी। तो ये स्टूडेंट्स अब हम अगर देखें इस चीज़ को और स्टूडेंट्स इस चीज़ को अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ सेम है कि कॉस के एंगल के साथ अगर माइनस साइन हो तो वो कॉस बीटा के इक्वल ही है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो कॉस है और इसी तरह से जो सीकेंट है ये क्या है, ये इवन फंक्शन है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास जो ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन की अगर हम डिस्कशन करें तो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास जो एफ ऑफ माइनस थीटा है अगर वो माइनस एफ ऑफ थीटा के इक्वल होगा तो वो फंक्शन हमारा क्या कहलाएगा, वो एक ऑड फंक्शन कहलाएगा। स्टूडेंट्स हमारे पास जो फंक्शंस हैं यानी हमारे पास जो साइन माइनस थीटा है ये हमारे पास माइनस साइन थीटा के इक्वल है, और इसी तरह से जो इसका रेसिप्रोकल है स्टूडेंट्स जो कि कोसेकेंट थीटा है, कोसेकेंट माइनस थीटा ये स्टूडेंट्स हमारे पास माइनस कोसेकेंट थीटा के इक्वल है। इसी तरह से अगर हम टेंजेंट की बात करते हैं तो टेंजेंट माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, और इसका जो स्टूडेंट्स रेसिप्रोकल है उसकी अगर हम बात करें यानी कोटेंजेंट थीटा तो कॉट माइनस थीटा, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनता है माइनस कॉट थीटा। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शंस जो हैं ये चार फंक्शंस जो है ये हमारे पास जो हैं वो ऑड फंक्शंस हैं। और स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं कि हमारे पास जो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इवन है और कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो ऑड हैं। तो इस चीज़ को भी स्टूडेंट्स आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास जो जनरल एंगल है वो क्या होता है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जनरल एंगल्स या जो कोटर्मिनल एंगल्स हैं वो क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले अगर हम कोटर्मिनल एंगल की बात करें तो उसी से फिर हम नेक्स्ट जनरल एंगल की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम एक एंगल बनाते हैं तो ये स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करते हैं तो ये स्टूडेंट्स अगर हमारे पास कोई थीटा एंगल है, इफ़ दिस इज़ एन एंगल थीटा, और यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ से फर्दर और मूव करते हैं, यहाँ से हम रोटेट करते हैं और एक पूरा चक्कर लगा के वापस हम यहाँ पे आते हैं तो हमारे पास जो नया एंगल है वो थीटा प्लस 2 पाई बनेगा। और इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम फर्दर मूव करके एक और चक्कर लगाते हैं यहाँ पे तो ये हमारे पास थीटा प्लस 2 पाई पहले था, और एक स्टूडेंट्स हमने और इसमें रोटेशन कंप्लीट की तो ये हमारे पास बना थीटा प्लस 4 पाई। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास तीन एंगल्स हैं, एक हमारे पास है थीटा एंगल, दूसरा एंगल हमारे पास है थीटा प्लस 2 पाई, और इसी तरह से तीसरा एंगल है थीटा प्लस 4 पाई। और ये इसी तरह से अगर हम फर्दर और इसमें रोटेशंस ऐड करते जाएंगे तो ये फर्दर जो है वो नया एंगल हमें मिलता जाएगा। एंगल्स तो ये तीनों डिफरेंट हैं, इससे जो नेक्स्ट एंगल्स आएंगे ये सारे के सारे एंगल्स एक दूसरे से डिफरेंट है, लेकिन इन एंगल्स के स्टूडेंट्स अगर हम इनिशियल रे और इसी तरह से स्टूडेंट्स इनकी अगर हम टर्मिनल रे
इन दोनों की अगर हम बात करते हैं तो वो दोनों सेम हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो थीटा एंगल है उसकी इनिशियल रे और टर्मिनल रे भी सेम है, इसी तरह से नेक्स्ट एंगल और उससे नेक्स्ट एंगल, तीनों की जो इनिशियल और टर्मिनल रे है वो सेम है। तो ऐसे एंगल्स जिनकी इनिशियल और टर्मिनल रे सेम हो, ऐसे एंगल्स हमारे पास क्या कहलाते हैं, वो को टर्मिनल एंगल्स कहलाते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास हैं को टर्मिनल एंगल्स जिनकी इनिशियल और जो टर्मिनल रे है वो चेंज नहीं होती, वो सेम होती है। उसमें स्टूडेंट्स एंगल तो हमारे पास डिफरेंट होते हैं लेकिन हमारे पास रेज जो हैं वो यानी इनिशियल और टर्मिनल रे वो सेम ही होती है। तो ऐसे एंगल्स हमारे पास क्या कहलाते हैं, वो को टर्मिनल एंगल्स कहलाते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेकर जाते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास स्टूडेंट्स जो जनरल एंगल्स है वो किस तरह से है। जनरल एंगल्स को स्टूडेंट्स सबसे पहले हम दो तरह से देखेंगे कि अगर हमारी जो डायरेक्शन है स्टूडेंट्स, अगर हमारी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है और फिर अगर हमारी डायरेक्शन स्टूडेंट्स क्लॉकवाइज होती है, तो फिर उस सेंस में उन दोनों केसेस में हमारे पास एंगल्स किस तरह से बनेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर हम एंटी क्लॉकवाइज देखें, एंटी क्लॉकवाइज देखें और एंटी क्लॉकवाइज एंगल को स्टूडेंट्स अगर हम जनरल एंगल की फॉर्म में देखें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से अगर है। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हमारे पास एक थीटा एंगल है जिसकी जो स्टूडेंट्स इनिशियल रे है वो एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास एक थीटा एंगल है। और इसी में स्टूडेंट्स अगर हम फर्दर यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं और एक और कंप्लीट चक्कर इस एंगल में ऐड करते हैं तो हमारे पास एंगल जो है वो थीटा प्लस 2 पाई बनेगा। फिर यहाँ पे अगर हम स्टॉप नहीं करते, फर्दर एक और कंप्लीट चक्कर स्टूडेंट्स अगर हम लगाते हैं तो ये हमारे पास जो नया एंगल है थीटा प्लस 4 पाई बनेगा। और फर्दर अगर हम और मूव करते हैं तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास थीटा प्लस 6 पाई बनेगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज अगर हमारी ये रोटेशन कंटिन्यू रहती है तो स्टूडेंट्स यही फिर एंगल हमारे पास कुछ इस तरह से, अगर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, थीटा प्लस 2 के पाई वेयर के बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स। यानी स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे के की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो ये हमारे पास थीटा प्लस 2 पाई बनता है। और इसी तरह से स्टूडेंट्स के की वैल्यू अगर हम 2 पुट करते हैं तो वो हमारे पास थीटा प्लस 4 पाई बनेगा। 3 पुट करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा थीटा प्लस 6 पाई। तो ये तो था कि अगर हमारा जो एंगल है अगर वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज है तो स्टूडेंट्स उसको हम कुछ इस तरह से जनरली रिप्रेजेंट करेंगे, थीटा प्लस 2 के पाई वेयर के बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अब स्टूडेंट्स इसी का हम सेकंड केस डिस्कस करते हैं कि सेकंड केस इसका हमारे पास है कि अगर हमारे पास यही एंगल क्लॉकवाइज हो, अगर यही एंगल हमारे पास स्टूडेंट्स क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज एंगल हमारे पास स्टूडेंट्स अगर हम लेते हैं तो यानी यहाँ पे अगर हमारे पास कोई एंगल थीटा है, इफ़ दिस इज़ एन एंगल थीटा, और याद रहे कि स्टूडेंट्स चूँकि ये क्लॉकवाइज है तो इसका मतलब है ये नेगेटिव ही है। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने नेगेटिव साइन नहीं लगाया लेकिन यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू है वो नेगेटिव वैल्यू ही है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हम स्टॉप नहीं करते, यहाँ से फर्दर मूव करके हम एक कंप्लीट चक्कर इसमें एक और ऐड करते हैं तो इसका मतलब है ये हमारे पास बनेगा थीटा माइनस 2 पाई। अब माइनस 2 पाई इसलिए कि हमारी जो डायरेक्शन है वो चूँकि स्टूडेंट्स क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज में हमारे पास जो डायरेक्शन है एंगल की वो माइनस होती है। इसी तरह से स्टूडेंट्स इफ़ वी कंटिन्यू टू मूव, अगर हम एक और रोटेशन इसमें ऐड करते हैं तो थीटा माइनस 4 पाई, और इसी तरह से फर्दर मूव करते जाएं तो थीटा माइनस ये हमारे पास बनेगा 6 पाई। इसको जनरली स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये हमारे पास कुछ इस सेंस में भी इसको हम लिख सकते हैं, थीटा माइनस 2 के पाई वेयर के बिलोंग्स टू नेगेटिव इंटीजर्स। और इन दोनों को स्टूडेंट्स अगर हम मिला के देखें तो हमारे पास बेसिकली जो जनरल एंगल है वो कुछ इस सेंस में बनता है, थीटा प्लस 2 के पाई वेयर थीटा बिलोंग्स टू इंटीजर्स। यानी अगर हम स्टूडेंट्स यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स पुट करते जाएंगे तो हमारे पास ये केस बनेगा, और अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम पॉजिटिव वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो वो हमारे पास जो है वो एंटी क्लॉकवाइज का केस बनता है। तो दिस एंगल जिसको स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा,
ये एमसीक्यूज़ में भी पूछा जाता है हमसे कि हमारे पास जो थीटा प्लस 2 पाई है वो क्या है, वो एक जनरल एंगल है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा है जनरल एंगल। इसके बाद स्टूडेंट्स हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। तो इससे रिलेटेड भी हमारे पास स्टूडेंट्स एमसीक्यूज इंक्लूडेड था पेपर में, और इससे रिलेटेड एमसीक्यूज किस तरह से आता है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड पोजीशन में एंगल है वो क्या होता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने इसके लिए 3 चीज़ें याद रखनी है। अगर वो 3 चीज़ें किसी भी एंगल पे सेटिस्फाई हो रही होंगी तो वो एंगल क्या होगा, वो स्टैंडर्ड पोजीशन में होगा। सबसे फर्स्ट पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें नंबर 1 पे कि हमारे पास जो उस एंगल का वर्टेक्स है, उस एंगल का जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे होना चाहिए। वर्टेक्स जो है वो स्टूडेंट्स ओरिजिन पे हो। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं तो सबसे पहली बात हमारे पास है कि उसका जो एंगल है, उस एंगल का जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे होना चाहिए। उसकी जो इनिशियल रे है, इनिशियल रे वो स्टूडेंट्स वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट होनी चाहिए, या उसकी जो स्टूडेंट्स इनिशियल रे है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर होनी चाहिए, नंबर 2। और इसी तरह से नंबर 3 हमारे पास है वो डायरेक्शन से रिलेटेड है। वो एंगल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज एंगल होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज जो है वो उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें, अगर हम एक एमसीक्यू इससे रिलेटेड डिस्कस करें, अगर हम यहाँ पे कुछ एंगल्स ड्रॉ करते हैं और हमारे पास पूछा जाए कि ये एंगल जो है वो स्टैंडर्ड पोजीशन में है या नहीं, तो अगर उस पर हम देखेंगे ये 3 प्रॉपर्टीज़ अगर होल्ड कर रही होंगी तो वो हमारे पास एंगल जो है वो स्टैंडर्ड पोजीशन में होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें, यहाँ पे अगर हम एंगल्स ड्रॉ करते हैं, एक एंगल यहाँ पे हमने लिया, इसको हमने थीटा से रिप्रेजेंट किया। इसी तरह से स्टूडेंट्स एक हम और एंगल लेते हैं, यहाँ पे ये हमारे पास एक और एंगल है, ये हमारे पास स्टूडेंट्स है माइनस थीटा। और इसी तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एक एंगल लेते हैं, ये हमारे पास है एंगल, इसको भी हम थीटा से फॉर इंस्टेंस रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास एक और यहाँ पे एंगल है। तो इन चारों फिगर्स में से स्टूडेंट्स अगर हम देखें, तो अगर हम फर्स्ट फिगर को देखें तो स्टूडेंट्स इन प्रॉपर्टीज़ को अगर हम अप्लाई करना शुरू करें तो इस फिगर में स्टूडेंट्स अगर हम इसका वर्टेक्स देखें तो वो स्टूडेंट्स ओरिजिन पे नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास स्टैंडर्ड पोजीशन में एंगल नहीं है। इसी तरह से अगर सेकंड शेप की बात करते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो इनिशियल रे है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ही है, इसका वर्टेक्स भी अगर हम देखें तो वो रीजन पे है, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, वो क्लॉकवाइज है। तो इसका मतलब है कि ये एंगल भी स्टैंडर्ड पोजीशन में नहीं है। अब स्टूडेंट्स अगर हम इस एंगल की बात करते हैं तो इसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे है, लेकिन स्टूडेंट्स इसकी अगर हम डायरेक्शन की और इसकी हम इनिशियल रे की अगर हम बात करते हैं तो वो एक्स एक्सिस पे नहीं है, और ना ही इसकी जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसका मतलब है कि ये भी स्टैंडर्ड पोजीशन में नहीं है। अब अगर फोर्थ फिगर की बात करते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसमें देखें तो इसकी जो इनिशियल रे है वो हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही है, और इसी तरह से इसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे है, और इसकी जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो है वो एक राइट ऑप्शन है, यानी ये हमारे पास थीटा एंगल जो है वो स्टैंडर्ड पोजीशन में है। तो ये तो था स्टूडेंट्स कि हमारे पास जनरल एंगल या को टर्मिनल एंगल और एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में किस तरह से होता है। इनसे रिलेटेड स्टूडेंट्स हमारे पास इससे रिलेटेड एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, या स्टैंडर्ड पोजीशन है तो शेप से रिलेटेड हमारे पास जो है वो एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं
उनकी क्या वैल्यूज़ होती हैं और किस आसान तरीके से जो है वो हम उन वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक में आपको ये एक हाथ नज़र आ रहा है। तो स्टूडेंट्स इसमें इस हैंड के थ्रू जो है वो हम हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं उन रेशोज़ की हमारे पास जो डिफरेंट एंगल्स पे वैल्यूज़ हैं वो स्टूडेंट्स अगर आपको याद नहीं है तो स्टूडेंट्स इस मेथड के थ्रू जो है वो हम दो मेथड पढ़ेंगे। जो मेथड भी आपको ज़्यादा इजी लगेगा उसके थ्रू जो है वो उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की जो वैल्यूज़ हैं उनको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने एक जो हैंड है राइट हैंड उसको ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम जो फिंगर्स यहाँ पे हमारे पास है, जो थंब है और ऑनवर्ड जो फिंगर्स हैं उन पे हम एंगल्स लिखेंगे। ये हमारे पास है 0 डिग्री, यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास 30 डिग्री, इसी तरह से 45 डिग्री, 60 डिग्री और यहाँ पे हमारे पास है 90 डिग्री। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो रेशो है साइन एक्स, इस तरफ हम लिखेंगे साइन एक्स, ये हमारे पास है लेफ़्ट साइड और ये हमारे पास है राइट साइड। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लिखते हैं कॉज एक्स। और स्टूडेंट्स हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने का बहुत ही एक यहाँ पे सिंपल सा फार्मूला है। फार्मूला हम लिखेंगे, फार्मूला हमारे पास है स्क्वायर रूट एक्स ओवर 2। तो इसके ज़रिए से ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ हैं, ये हमारे पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं साइन एक्स और कॉज एक्स, और ये हमारे पास एक फार्मूला आ गया। अब स्टूडेंट्स हम किस तरह से फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं इस हैंड के थ्रू, इस टेक्निक के थ्रू। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हमें अगर साइन की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है तो जिस एंगल पे भी स्टूडेंट्स हमें साइन की वैल्यू निकालनी है उस एंगल को स्टूडेंट्स हम स्किप करेंगे, उसको छुपा देंगे, और उसको छुपाने के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास लेफ़्ट साइड पे जितनी फिंगर्स आएंगी उनको हम काउंट करेंगे, और उनको काउंट करके स्टूडेंट्स हम इस फार्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो इजीली उस रेशो की जो है वो वैल्यू आ जाएगी। और इसी तरह से स्टूडेंट्स हम कॉस की किसी एंगल पे वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, कॉस चूँकि राइट साइड पे है, तो स्टूडेंट्स जिस एंगल पे हम वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे होंगे, फॉर एग्जांपल हम 90 पे वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो 90 को स्टूडेंट्स हम स्किप करेंगे और बाकी वैल्यूज़ को हम काउंट करके स्टूडेंट्स उस फार्मूले में पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस मेथड के थ्रू जो है वो हम वैल्यूज़ को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम सबसे पहले साइन एक्स और कॉज एक्स की 0 डिग्री पे वैल्यूज़ को अगर हम देखते हैं स्टूडेंट्स, अगर हम एक्स इक्वल्स टू 0 डिग्री लेते हैं, अब स्टूडेंट्स अगर हम साइन 0 की बात करते हैं, साइन 0 डिग्री की बात करते हैं, तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे देखें इस हैंड को अगर हम देखें तो ये हमारे पास है 0 डिग्री। तो स्टूडेंट्स इसको हम स्किप कर देंगे, छुपा देंगे, यानी इस चीज़ को हम स्किप कर देंगे। और इसकी लेफ़्ट साइड पे, अब स्टूडेंट्स साइन चूँकि यहाँ पे था और इसकी लेफ़्ट साइड ये हमारे पास बनती है। अब लेफ़्ट साइड पे अगर हम फिंगर्स को काउंट करें तो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास कोई फिंगर, यानी इसके लेफ़्ट पे, इस पे हम वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ये इसको हमने स्किप किया। और इसकी लेफ़्ट साइड पे अगर हम देखें तो हमारे पास कोई फिंगर नहीं है, यानी ज़ीरोज़ हैं। तो इसका मतलब हुआ इस फार्मूला में अगर हम देखें x की जगह अगर हम 0 पुट करें तो ये हमारे पास बनेगा स्क्वायर रूट 0/2 विच इज़ इक्वल्स टू 0/2 विच इज़ इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि जो साइन 0 डिग्री है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम यही केस कॉज के लिए देखें, अगर हम कॉज 0 डिग्री की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स अब अगर हम इस हैंड की बात करें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास जो 0 डिग्री है ये हमारे पास 0 डिग्री है, इसको हम स्किप करेंगे। और अब स्टूडेंट्स हम इसकी राइट साइड पे, कॉस चूँकि हमारे पास राइट साइड पे लिखा है, राइट साइड की फिंगर्स को अगर हम काउंट करते हैं तो राइट साइड की फिंगर्स को अगर हम काउंट करें तो ये टोटल हमारे पास जो है वो 4 फिंगर्स बनती हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम फार्मूला में लिखेंगे तो ये हमारे पास बनेगा स्क्वायर रूट 4/2, तो ये हमारे पास बनेगा 2/2 विच इज़ इक्वल टू 1, यानी हमारे पास जो कॉस 0 है, कॉस 0 डिग्री की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आती है, 1। तो ये तो स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया 0 को। अगर इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम फॉर एग्जांपल 30 डिग्री को डिस्कस करते हैं, इफ़ थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, तो अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास जो साइन 30 डिग्री है वो किसके इक्वल आता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये हमारे पास इस पोजीशन पे 30 है,
इस फिंगर को अगर हम स्किप करते हैं और इसकी स्टूडेंट्स अगर हम लेफ़्ट साइड वाली फिंगर्स को काउंट करते हैं तो लेफ़्ट साइड पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास सिर्फ एक ही फिंगर है, यानी ये हमारे पास थंब है। यानी यहाँ पे अगर हम इस फॉर्मूले में देखें तो हमारे पास ये बनेगा स्क्वायर रूट स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास एक फिंगर है स्क्वायर रूट 1/2, तो स्क्वायर रूट 1 हमारे पास 1 है, तो ये हमारे पास आएगी, यानी साइन 30 की वैल्यू हमारे पास है 1/2। और इसी तरह से 30 के लिए अगर हम दूसरा केस डिस्कस करें, यानी cos 30 डिग्री की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, तो अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास फिंगर है, ये फिंगर है, इस चीज़ की हम बात कर रहे हैं। इसको अगर हम स्किप करते हैं और इसकी राइट साइड की फिंगर्स को अगर हम काउंट करते हैं तो वो स्टूडेंट्स हमारे पास बनती हैं 1 2 3, 3 फिंगर्स बनती हैं। तो यानी यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो cos 30 है उसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास है 30 डिग्री, cos 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट 3/2 आ गई। तो फिर इसी तरह से इसी चीज़ को स्टूडेंट्स फॉलो करते हुए जो है वो हम बाकी की वैल्यूज़ को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपका जो राइट हैंड का ये मेथड है कि यहाँ पे हमारे पास 0 डिग्री, इसी तरह से 30, 45, 60 और 90 डिग्री, और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो लेफ़्ट साइड है, जो थंब वाली साइड है, यहाँ पे हम साइन लेंगे, और दूसरी साइड जो हमारे पास राइट साइड है उस पर हम कॉज लेंगे। और स्टूडेंट्स इसी तरह से जिस एंगल पे भी वैल्यू को हम फाइंड आउट करना चाहते हैं उसको स्किप करेंगे। और फिर स्टूडेंट्स अगर हमने साइन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो स्किप्ड फिंगर के स्टूडेंट्स जो लेफ़्ट साइड पे फिंगर्स होंगे उनको काउंट करेंगे, और अगर हमने कॉज की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो जो स्किप की है फिंगर उसकी राइट साइड वाली स्टूडेंट्स हम फिंगर्स को काउंट करके हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे और हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। आखिर पे स्टूडेंट्स इसी से रिलेटेड एक और टेबल के थ्रू कि अगर हमें स्टूडेंट्स एक टेबल के थ्रू फिगर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ को याद रखना है तो वो हम किस तरह से करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास सबसे पहले हम रेशियोज़ को लिखते हैं, साइन एक्स, यहाँ पे कॉज एक्स और यहाँ पे फिर टेंजेंट एक्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास 0 डिग्री, उसी तरह से 30 डिग्री, 45 डिग्री, इसी तरह से 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो तरीकाकार है टेबल बनाने का, क्या प्रोसीजर है, क्या मेथड है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास हम काउंटिंग लिखेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 और 4। उसके बाद स्टूडेंट्स हम हर एक वैल्यू को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 4 4 4 और 4, और डिवाइड करने के बाद स्टूडेंट्स हम हर वैल्यू का स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये हम हर एक वैल्यू का स्क्वायर रूट लेंगे और अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करके जो चीज़ हमें मिलेगी वो हमारे पास साइन की इन एंगल्स पे वैल्यूज़ होंगी। 0 को 4 से डिवाइड किया 0, उसका स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास फाइनल आंसर ये बनता है 0, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2, तो ये बनेगा 1/2। ये स्टूडेंट्स कैंसिलेशन के बाद 1/2 बनेगा, और 1/2 का अगर हम स्क्वायर रूट लें तो 1/√2। इसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास ये बनता है स्क्वायर रूट 3/2, और ये 4/4 1 और 1 का स्क्वायर रूट 1। तो इसका मतलब हुआ कि स्टूडेंट्स अगर आप इस टेबल के थ्रू बनाना चाहते हैं तो आप फ़ौरन से जो है वो एक टेबल बनाएं, एंगल्स लिखें, 0 से 4 तक काउंटिंग लिखें, सबको 4 से डिवाइड करें, सबका स्क्वायर रूट लें और उसको सिंप्लीफाई करके इस तरह से लिखते हैं। और अब स्टूडेंट्स जो हमने कॉज की वैल्यूज़ लिखनी है तो हमने ये जो वैल्यूज़ इस तरह चल रही हैं उनको यहाँ पे स्टूडेंट्स रिवर्स ऑर्डर में हम लिख देंगे। तो ये हमारे पास सबसे पहली वैल्यू को लिखेंगे 1, फिर इस वैल्यू को स्क्वायर रूट 3/2, फिर नेक्स्ट वैल्यू, फिर उससे नेक्स्ट और फिर लास्ट पे ये वाली वैल्यू। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास कॉज की वैल्यूज़ बन गई। अब स्टूडेंट्स टेंजेंट चूँकि हम जानते हैं कि वो हमारे पास होता है साइन ओवर कॉज, तो इन वैल्यूज़ को अगर हम डिवाइड करते जाएंगे तो हमारे पास टेंजेंट की वैल्यूज़ आती जाएंगी, 0/1 0। इन दोनों वैल्यूज़ को हम डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास 1/√3। इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे 1, इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे √3, और 1 को 0 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास इन्फिनिटी या अनडिफाइंड आता है। तो ये तो था कि स्टूडेंट्स हम किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की जो है वो इस हैंड वाले मेथड से, इस टेबल वाले मेथड से वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अब हम लास्ट पे जो इस चैप्टर के लास्ट पे डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं,
क्वाड्रेंटल एंगल्स, यानी स्टूडेंट्स वो एंगल्स जो इन क्वाड्रेंट्स की लाइंस पर है, यानी अगर हम 0 डिग्री या यहाँ पे 90 डिग्री, इसी तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पे 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, इन एंगल्स के स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो ये एंगल्स क्या हैं, ये क्वाड्रेंटल एंगल्स कहलाते हैं। और इसी तरह से हम फर्दर अगर इनमें 90 ऐड करते जाते हैं और इस तरह से मूव करते जाते हैं तो ये हमारे पास क्या बनते हैं, 90 डिग्री। इनको स्टूडेंट्स अगर आप इस शेप में याद रखें, ये π/2, ये हमारे पास पाई है, इस तरह से 3π/2, और ये हमारे पास है 2π। और यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम 90 के डिफरेंस से हम एंगल्स को ऐड करते जाते हैं तो हमारे पास जो है ये फर्दर इसी तरह से मूव होता जाता है। अब हम देखेंगे कि इन क्वाड्रेंटल एंगल्स पे हम वैल्यूज़ को किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए स्टूडेंट्स एक तरीकाकार जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास ये चूँकि एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और एक्स एक्सिस पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास वाई की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पे जनरली जो है स्टूडेंट्स इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास एक्स की वैल्यू को हम 1 लेंगे और वाई की वैल्यू जो है यहाँ पे 0 होती है। और स्टूडेंट्स जो हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर पेयर है उसको हम लिखते हैं cos x, और यहाँ पे हम लिखेंगे sin x। और इसी तरह बिल्कुल अगर हम इस तरफ आ जाएं तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो है वो इस तरफ हमारे पास ये बनेगा -1, 0, और इसी तरह ऑर्डर पेयर भी हम लिखेंगे cos x, sin x। तो 0 डिग्री और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास 180 डिग्री आता है। और यहाँ पे ऊपर स्टूडेंट्स अगर हम वर्टिकल लाइन की बात करें तो वर्टिकल लाइन हमारे पास चूँकि वाई एक्सिस है, और वाई एक्सिस पे जो एक्स की वैल्यू है वो 0 है, तो ऑर्डर पेयर हमारे पास 0 और 1 बनेगा। और यहाँ पे दूसरी डायरेक्शन में स्टूडेंट्स हमारे पास ये बनेगा 0, -1। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स इस जगह पे और इस जगह पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो एंगल्स हैं, यहाँ पे हमारे पास जो एंगल्स है 2π, यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं और एक पूरी रोटेशन यहाँ पे लाते हैं तो हमारे पास 2π। अगर एक और रोटेशन स्टूडेंट्स कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पे 4π, इसी तरह से स्टूडेंट्स 6π, 8π, और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास यहाँ पे बनेगा पाई, और स्टूडेंट्स यहाँ हमारे पास यहाँ पे आएगा 3π, यहाँ 5π, या स्टूडेंट 7π, इस तरह से यहाँ पे चलता जाएगा। तो बहुत ही आसान अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं तो इस जगह पे हमारे पास जो है वो इवन मल्टीपल्स हैं, और इस तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो पाई के ऑड मल्टीपल्स हैं। और इसी तरह से ऊपर और नीचे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास बनता है 90, और यहाँ पे 270 विच इज़ 3π/2। और फिर फर्दर यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम एक और रोटेशन के थ्रू अगर चलते हैं तो यहाँ पे जो नेक्स्ट एंगल है हमारे पास 5π/2 बनेगा। फिर इसमें अगर हम 4 के डिफरेंस से देखें तो ये हमारे पास 9π/2 बनेगा। यहाँ पे अगर हम अगले एंगल्स की बात करते हैं तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो इससे अगला एंगल है 4 के डिफरेंस से अगर हम देखें 7π/2, अगला एंगल स्टूडेंट्स 11π/2। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इस तरह से इन जगहों पे अगर हम देखें तो हमारे पास 90 के मल्टीपल्स हैं, और इस जगह पे हमारे पास स्टूडेंट्स पाई जो है वो उसके इवन मल्टीपल्स हैं, और यहाँ पे ऑड मल्टीपल्स हैं। अब स्टूडेंट्स अगर हम वैल्यूज़ की बात करें तो नेक्स्ट अगर हम वैल्यूज़ की बात करें तो स्टूडेंट्स अगर हम cos 2π की बात करते हैं, cos 2π की, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास ऑर्डर पेयर में पहली वैल्यू जो है वो cos की है और दूसरी वैल्यू sin की है, यानी cos 2π की बात करते हैं तो हमारे पास 1 आएगा। और यहाँ पे अगर हम cos के किसी भी बड़े से बड़े इवन मल्टीपल की बात भी करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो 1 ही आएगी। और इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम sin के इस तरफ अगर आते हैं और यहाँ पे अगर हम स्टूडेंट्स sin की बात करते हैं तो sin की अगर हम sin 16π निकालते हैं तो इवन मल्टीपल चूँकि यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे sin की वैल्यू क्या है वो 0 है, तो वो हमारे पास 0 होगी। तो ये एक बहुत ही आसान मेथड, बहुत ही आसान ट्रिक है। इसी तरह से यहाँ पे इस तरफ अगर हम आते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम स्टूडेंट्स sin π की वैल्यू देखते हैं तो हम ऑर्डर पेयर में अगर हम देखें तो वो हमारे पास ये क्या है वो 0 है। इसी तरह से cos की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, cos 7π की अगर हम बात करते हैं तो 7π अगर हम देखें वो यहीं पे आएगा,
और इसकी जो वैल्यू है वो -1 आएगी। तो कॉज का कोई भी बड़े से बड़ा ऑड मल्टीपल अगर हमारे पास होगा तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, वो -1 होगी। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम फर्दर इसको डिस्कस करते हैं, और स्टूडेंट्स हम जो यहाँ पे वर्टिकल लाइन पे मल्टीपल्स हैं उन पे देखते हैं वैल्यूज़ किस तरह से होगी, और उसके बाद हम स्टूडेंट्स इन दोनों चीज़ों को जो है वो हम जनरलाइज भी करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम कॉज के यहाँ पे पाई के इवन मल्टीपल्स की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास कॉज की जो वैल्यू है वो +1 है, और इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम इवन मल्टीपल्स की बात करते हैं, यहाँ पे इवन मल्टीपल्स की अगर हम स्टूडेंट्स बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास आंसर 1 है, और ऑड मल्टीपल की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास आंसर -1 है। इसको अगर हम जनरल फॉर्म में देखें जो हमारे पास MCQs में पूछी जा सकती है कि हमारे पास जो कॉज 2n पाई है वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो वैल्यू है वो 1 देगा। यानी स्टूडेंट्स हमारे पास जो कॉज 2n पाई है ये 1 के इक्वल है, और n जो है वो हमारे पास एक इंटीजर है। तो ये फर्स्ट केस है अगर हमारे पास कॉज के इवन मल्टीपल्स हैं। और दूसरे केस में स्टूडेंट्स हमने देखा कि अगर हमारे पास ऑड मल्टीपल्स हैं, यानी अगर हमारे पास स्टूडेंट्स कॉज 2n+1 एक ऑड नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है पाई, अगर ये है तो इस केस में हमारे पास आंसर जो है वो -1 है वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। और इसी स्टूडेंट्स अगर हम पाई के इवन और ऑड मल्टीपल के केसेस में साइन की तरफ जाते हैं, अगर हम साइन स्टूडेंट्स 2n पाई की बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या होगा, 0। और इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम साइन 2n+1 पाई की बात करते हैं तो ये भी हमारे पास क्या होगा, वो 0 के इक्वल होगा। तो ये स्टूडेंट्स हमें जो है बातें याद रखनी है, ताकि अगर हमें MCQs में ये पूछी जाए या इनसे रिलेटेड कोई भी बात पूछी जाए तो आप उनको इजीली आंसर कर सकें। नेक्स्ट अब स्टूडेंट्स इस वर्टिकल लाइन पे अगर हम आते हैं तो वर्टिकल लाइन पे अगर हम कॉज की वैल्यू को देखें तो कॉज की वैल्यू जो है वो हमारे पास 0 है, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो 90 के हमें ऑड मल्टीपल्स नज़र आ रहे हैं। यानी अगर हम नेक्स्ट केस को डिस्कस करते हैं, यानी स्टूडेंट्स हमारे पास कॉज n π/2 अगर हम देखें तो ये हमारे पास 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो वर्टिकल लाइन पे स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, पहली वैल्यू हमारे पास कॉज की है, वो कॉज को रिप्रेजेंट कर रही है, और दूसरी वैल्यू हमारे पास साइन की, और पहली वैल्यू यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास 0 है, यानी कॉज n π/2 जो है वो 0 के इक्वल होगा। और ये था हमारा वर्टिकल लाइन के लिए, यानी 90 के अगर ऑड मल्टीपल्स आ जाते हैं उसका केस। अब स्टूडेंट्स अगर हमारे पास साइन n π/2 है तो उस केस में स्टूडेंट्स हम एक जनरल फार्मूला लिखेंगे, उस फार्मूला को यूज़ करते हुए जो है वो आप वैल्यू बता सकते हैं कि वो 1 होगी या -1 होगी। तो उसके लिए फार्मूला है -1 रेज़ टू द पावर n-1/2, वेयर यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो n है, n तो यहाँ पे स्टूडेंट्स n के बारे में बताएंगे, n इज़ ऑड इंटीजर। तो n हमारे पास यहाँ पे क्या है, वो एक ऑड इंटीजर है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करते हैं n की जगह अगर हम 1 पुट करते हैं, फॉर इंस्टेंस अगर हम n 1 लेते हैं तो ये हमारे पास बनेगा साइन π/2, और इस तरफ स्टूडेंट्स हमारे पास ये बनेगा -1। तो -1 के स्टूडेंट्स हमारे पास पावर बनेगी 1-1/2, तो ये हमारे पास आएगा -1 की पावर 0/2 विच इज़ इक्वल टू -1 की पावर 0 विच इज़ इक्वल टू 1, यानी साइन π/2 या साइन 90 की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास जो वैल्यू है वो 1 होती है। तो अब ये चीज़ें स्टूडेंट्स ये चीज़ें जो है वो हमारे पास ई-कैट के MCQ से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs हैं। इन फार्मूलाज का पूछा जा सकता है कि हमारे पास जो क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं उन पे अगर हम कॉस की वैल्यू निकालते हैं अगर वर्टिकल लाइन पे तो हमारे पास क्या वैल्यूज़ होंगी या उसका जनरल फार्मूला क्या होगा, और अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे देखें तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम किस तरह से वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये थी स्टूडेंट्स इस चैप्टर की बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें जो हमने इस लेक्चर में डिस्कस की हैं। तो स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड जितने भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन आता है या कोई MCQs आता है तो वो आप लाजमी हमसे पूछिएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम चैप्टर नंबर 9 के इन टॉपिक से जो रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQs हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स बहुत सारे MCQs मैंने ड्यूरिंग द लेक्चर भी आपको अभी बताया।
इसके अलावा भी हम कुछ इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स सबसे फर्स्ट पे हमारे पास जो MCQs है, cos थीटा इज़ इवन और ऑड फंक्शन, कि cos थीटा हमारे पास इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। तो ये इस चीज़ को हम लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा इसको हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स अगर हम इवन फंक्शन की बात करते हैं तो अगर हमारे पास एफ ऑफ माइनस थीटा एफ ऑफ थीटा की इक्वल है तो वो हमारे पास इवन फंक्शन है। अगर एफ ऑफ माइनस थीटा जो है वो माइनस एफ ऑफ थीटा के इक्वल है तो तब वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो ऑड फंक्शन है। अब हम कॉज के बारे में जानते हैं कि कॉज ऑफ माइनस थीटा जो है वो कॉज थीटा के इक्वल है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो कॉज फंक्शन है वो क्या है, वो एक इवन फंक्शन है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखिएगा कि हमारे पास जो कॉज फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन है, वो एक इवन फंक्शन है। नेक्स्ट सेकंड और थर्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास MCQs है कि cos 966 पाई इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 -1 0 या 966, 1 है या -1 है या 0 है या 966 है। अब हम लेक्चर में स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल के साथ कि हमारे पास स्टूडेंट्स इस जगह पे जो है वो 90, इस जगह पे जो है वो पाई के इवन मल्टीपल्स आते हैं, यानी 2 पाई है या 4 पाई है, 6 पाई है, 8 पाई अप टू सो ऑन। और यानी यहाँ पे हमारे पास जो है वो इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई है। और इस जगह पे स्टूडेंट्स हमने देखा था कि हमारे पास पाई है या 3 पाई है, 5 पाई है, 7 पाई है, यानी यहाँ पे हमारे पास जो है वो ऑड मल्टीपल्स आते हैं। तो पाई के ऑड मल्टीपल्स। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो स्टूडेंट्स इस जगह पे हमारे पास हमने ऑर्डर पेयर बनाया था वो था 1 0, और इस तरफ जो हमारा ऑर्डर पेयर था वो -1 0 था। यानी हमारे पास स्टूडेंट्स जो वैल्यू है कॉज की, और पहली वैल्यू यहाँ पे हमारे पास कॉज की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास ये इवन मल्टीपल है। अब इवन मल्टीपल के केस में स्टूडेंट्स हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या होगी, वो 1 होगी। यानी अब नंबर से कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये बहुत बड़ा नंबर है, सिर्फ हमने इवन और ऑड को देखना है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे इवन नंबर होगा तो फिर स्टूडेंट्स हमारा जो आंसर है वो +1 हो जाएगा। और नेक्स्ट MCQs में अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो नंबर है वो ऑड है, तो अगर नंबर ऑड होगा तो फिर हमारा जो आंसर है वो -1 होगा। तो फिर इस चीज़ को याद रखिएगा कि इस नंबर से आपने कंफ्यूज नहीं होना। यू जस्ट हैव टू रिकग्नाइज वेदर इट इज़ इवन और ऑड। इफ़ इट इज़ इवन तो फिर हमारा आंसर 1 होगा, और अगर ऑड है तो फिर स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर है वो क्या होगा, वो -1 होगा। ये ऑड नंबर है तो इसका मतलब है इसका जो आंसर है वो किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। नेक्स्ट भी हमारे पास बहुत ही आसान MCQs है, जनरल एंगल से रिलेटेड है। इफ़ थीटा इज़ द एंगल इन डिग्रीज देन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा +2 के पाई, थीटा इज इक्वल्स टू 2 के पाई है, इज़ द जनरल एंगल एंड, अब हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है कि के रियल नंबर है, के इंटीजर है, के नेचुरल नंबर है या के होल नंबर है। अब हम जानते हैं स्टूडेंट्स अगर हम क्लॉकवाइज लेते हैं तो या एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, दोनों उसमें जब नंबर्स कवर होते हैं यानी हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स भी नेगेटिव नंबर्स भी, तो वो फिर हमारे पास किस में आएंगे, इंटीजर्स में आएंगे। यानी हमारे पास ये जो के है, के जो है वो इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी पॉजिटिव वैल्यूज़ भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी। पॉजिटिव वैल्यू या नेगेटिव वैल्यू से वो डायरेक्शन का डिफरेंस आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास एक और MCQs है जी, सीकन थीटा किसके इक्वल है, इन ऑप्शंस में से सीकन थीटा किसके इक्वल है, टेंजेंट √1 + tan स्क्वायर थीटा, या 1/cos थीटा, या 1/sin थीटा, कोसेकन थीटा इंटू cos थीटा, या ऑल ऑफ दिस। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम पहली ऑप्शन को देखते हैं तो पहली ऑप्शन में जो 1 + tan स्क्वायर थीटा है अंडर के अंदर, हम जानते हैं कि 1 + tan स्क्वायर थीटा जो है ये सीकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। अब यहाँ से अगर स्क्वायर और स्क्वायर रूट को कैंसिल करते हैं तो वापस हमें आंसर जो है वो सीकेंड थीटा मिलता है। अब 1/cos की अगर हम बात करें तो 1/cos भी सीकेंड के इक्वल ही है, तो इसका मतलब है ये भी राइट ऑप्शन है, ये भी राइट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें 1/sin इंटू कोसेकेंड इंटू cos,
अब स्टूडेंट्स इन दोनों को अगर हम देखें, ये दो फंक्शंस, तो ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, रेसिप्रोकल्स हैं। इस तरह से 1/sin थीटा कोसिकन थीटा को स्टूडेंट्स हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/sin थीटा, और ये हमारे पास यहाँ पे cos थीटा। तो इनको अगर हम कैंसिल आउट करते हैं तो बाकी हमारे पास 1/cos थीटा ही बचता है, विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू सीकेन थीटा। तो इसका मतलब है कि हमारे इस तीनों की तीनों जो आंसर्स है वो शुरू वाले ए बी सी तीनों के तीनों, यानी हमारे ऑल इसका जो है वो आंसर होगा कि हमारे तीनों आंसर्स ही ट्रू हैं। नेक्स्ट, ये बहुत बार स्टूडेंट्स एमसीक्यूज पूछा गया है, नंबर 6, द वर्टेक्स ऑफ द टर्मिनल आर्म इफ द एंगल इज इन स्टैंडर्ड पोजीशन। अब हम जानते हैं कि जो स्टैंडर्ड पोजीशन में है एंगल, स्टैंडर्ड पोजीशन में जो एंगल होता है स्टूडेंट्स, उसकी जो इनिशियल रे है वो एक्स एक्सिस पे है, और इसकी जो टर्मिनल रे है वो ये टर्मिनल रे है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो एंगल बनता है ओरिजिन से उसका जो है वो स्टार्ट होना चाहिए, और उसकी जो टर्मिनल उसकी जो इनिशियल रे है वो एक्स एक्सिस होनी चाहिए, और ये इसकी टर्मिनल रे है, यानी ये हमारे पास एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में है। अब इसकी अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, इस एंगल की बात करते हैं, तो इसमें स्टूडेंट्स जो ऑर्डर पेयर बनता है फिर, तो हमारे पास जो द वर्टेक्स of the terminal arm if the angle is in standard position। तो हम स्टूडेंट्स वर्टेक्स की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि जो ओरिजिन है, ओरिजिन का जो पॉइंट है उसको हम देखते हैं कि वो क्या है, वो 0 0 के इक्वल होता है। अब जो वर्टेक्स है स्टूडेंट्स, जिस पॉइंट से एंगल स्टार्ट होता है उस पॉइंट को हम वर्टेक्स या ओरिजिन भी बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इस एंगल का स्टूडेंट्स अगर हम वर्टेक्स देखें तो वर्टेक्स हमारे पास क्या है, 0 0 है। अब इन ऑप्शंस में से अगर हम देखें तो ये हमारे पास फिर राइट ऑप्शन है, क्योंकि हमें पूछा गया है कि द वर्टेक्स ऑफ द टर्मिनल आर्म इफ द एंगल इज इन स्टैंडर्ड पोजीशन। तो जो टर्मिनल आर्म है उसका अगर हम ये वर्टेक्स देखें तो वो हमारे पास कहाँ पे है, 0 0 पे है। 7th एमसीक्यूज है जी, कॉट थीटा पॉजिटिव है और सीकेंड थीटा भी पॉजिटिव है, देन थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हम जानते हैं स्टूडेंट्स के हमारे पास पहला क्वाड्रेंट ऐसा क्वाड्रेंट है जहां सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो पॉजिटिव होती हैं। तो इसका मतलब हुआ है कॉट थीटा भी पॉजिटिव है, सेकंड थीटा भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब हुआ कि हमारा ये थीटा जो है वो किस क्वाड्रेंट में होगा, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू से रिलेटेड है एमसीक्यूज। हम स्टूडेंट्स इस हैंड की हेल्प से स्टूडेंट्स हम सीख चुके हैं कि किस तरह से हम जो है वो वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास है कॉट 60 डिग्री, तो चूँकि हम जानते हैं tan 60 डिग्री की वैल्यू, tan 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स है √3, तो cot 60 की इसका रेसिप्रोकल होगी विच इज़ इक्वल टू 1/√3। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि हमारे पास जो फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ हैं ट्रिग्नोमेट्री में वो क्या हैं, और उनको हमने डिफरेंट फॉर्म्स में देखा, और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स हमने जो एंगल है उसकी जनरल फॉर्म को डिस्कस किया, को टर्मिनल एंगल देखा, और स्टूडेंट्स हमने देखा कि एंगल जो है वो स्टैंडर्ड पोजीशन में कब होता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स हमने एक मेथड देखा, बहुत ही आसान मेथड, एक हैंड के थ्रू हम किस तरह से जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनकी डिफरेंट एंगल्स पे वैल्यूज़ को किस तरह से आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। और आखिर पे स्टूडेंट्स हमने जो हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं, क्वाड्रेंटल एंगल्स की जो वैल्यूज़ हैं यानी cos x और sin x, अगर क्वाड्रेंटल एंगल्स पे हमें फाइंड आउट करने के लिए आ जाते हैं तो हम किस तरह से, किस आसान मेथड से उनकी वैल्यूज़ को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस पूरे लेक्चर से रिलेटेड किसी किस्म की कोई भी बात हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, किसी किस्म का कोई भी एमसीक्यूज़ हो, तो वो लाजमी हमसे स्टूडेंट्स आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।